11th क्लास की फिजिकल एजुकेशन में हमारी 8th यूनिट है फंडामेंटल्स ऑफ किनेशियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, यानी खेलों में गति विज्ञान और जैवयांत्रिकी के मूल सिद्धांत। इस यूनिट में हमारी 5 सब यूनिट्स रहेगी, जो है डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ किनेशियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमैकेनिक्स, kinetics and kinematics in sports, types of body movements, flexion, extension, abduction, adduction, rotation, circumduction, supination and pronation, और axis and planes concept and its application in body movements. Welcome to our channel Study Physical Education. तो इस यूनिट की पहली सब यूनिट से शुरू करते हैं, जो है डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ किनेशियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, यानी खेलों में गति विज्ञान और जैवयांत्रिकी की परिभाषा और महत्व। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पोर्ट्स किनेशियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स की डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस के बारे में। तो पहले किनेशियोलॉजी से शुरू करते हैं। किनेशियोलॉजी एक ऐसी टर्म है जो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है। किने, जिसका मतलब होता है टू मूव, यानी चलना या गति करना, और लोगोस, जिसका मतलब होता है टू डिस्कोर्स, यानी अध्ययन या विचार करना। यानी किनेशियोलॉजी का मतलब हुआ मूवमेंट को स्टडी करना। एक डिसिप्लिन के रूप में देखें तो किनेशियोलॉजी को सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मूवमेंट बिहेवियर के स्टडी के रूप में डिफाइन किया जा सकता है। आसान भाषा में कहें तो किनेशियोलॉजी हमें यह समझने में मदद करती है कि एक्सरसाइज और मूवमेंट ह्यूमन बॉडी पर कैसे और क्यों प्रभाव डालते हैं, जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस और फिजिकल एजुकेशन दोनों के लिए बेहद जरूरी है। किनेशियोलॉजी में हम यह स्टडी करते हैं कि किसी मूवमेंट में कौन सी बोन इन्वॉल्व होती है, किस जॉइंट पर मूवमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, कौन से मसल्स उस मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, टाइप ऑफ मूवमेंट क्या है, मूवमेंट की मैग्नीट्यूड कितनी है, और मूवमेंट्स का सीक्वेंस क्या है, यानी कौन सा मूवमेंट पहले और कौन बाद में होता है। इस तरह किनेशियोलॉजी हमें हर मूवमेंट को साइंटिफिकली समझने में मदद करती है। अब बायोमैकेनिक्स को समझते हैं। बायोमैकेनिक्स किनेशियोलॉजी की तुलना में एक कंपैरेटिवली रीसेंट टर्म है। इसका इमर्जेंस 1960 के दौरान हुआ, जब मूवमेंट की स्टडी के लिए इस टर्म का यूज किया जाने लगा, खास तौर पर स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज एक्टिविटीज और दूसरे ह्यूमन मूवमेंट कॉन्टेक्स्ट में। मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है जो मोशन या मूवमेंट के डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड होती है, और यह एक्सप्लेन करती है कि फोर्सेस कैसे मोशन या मूवमेंट क्रिएट करती है। इसलिए स्पोर्ट बायोमैकेनिक्स वह साइंस है जो खेलों के दौरान हर तरह की मूवमेंट और एक्टिविटीज पर मैकेनिकल प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशन को स्टडी करती है। सरल शब्दों में कहें तो बायोमैकेनिक्स हमें यह समझने में मदद करती है कि फोर्सेस, मूवमेंट और बॉडी स्ट्रक्चर आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, एक्सरसाइज और इंजरी प्रिवेंशन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब स्पोर्ट्स में किनेशियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स की इम्पोर्टेंस पर बात करते हैं। किनेशियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है। ये एथलेटिक परफॉर्मेंस, इंजरी प्रिवेंशन और स्किल डेवलपमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करती है। आइए इनकी इम्पोर्टेंस को डिटेल में समझते हैं। एक, ऑप्टिमाइजिंग टेक्निक। मूवमेंट्स की बायोमैकेनिक्स को समझने से एथलीट्स अपनी टेक्निक को रिफाइन कर पाते हैं ताकि ऑप्टिमल परफॉर्मेंस हासिल हो सके। जब एथलीट्स बॉडी पोजीशन, जॉइंट एंगल्स और फोर्स प्रोडक्शन जैसे फैक्टर्स का एनालिसिस करते हैं, तो वे अपनी मूवमेंट्स में जरूरी एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। इससे एफिशिएंसी, पावर और एक्यूरेसी इंप्रूव होती है, चाहे बात हो गोल्फ स्विंग, टेनिस सर्व या बास्केटबॉल जंप शॉट की। 2, एनहांसिंग परफॉर्मेंस। बायोमैकेनिकल एनालिसिस कोचेस और एथलीट्स को यह आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत कहाँ है। इसके आधार पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को स्पेसिफिक नीड्स के अनुसार डिजाइन किया जाता है। जब ट्रेनिंग के दौरान फोर्स एप्लीकेशन, लेवरेज और कोऑर्डिनेशन जैसे इंपॉर्टेंट बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स पर फोकस किया जाता है, तो एथलीट्स अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस को एनहांस कर पाते हैं और अपने रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स में फुल पोटेंशियल अचीव कर सकते हैं। यही कारण है कि किनेशियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स मॉडर्न स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एक बेहद इंपॉर्टेंट हिस्सा मानी जाती है। 3, इंजरी प्रिवेंशन। किनेशियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स हमें मूवमेंट पैटर्न्स और मैकेनिक्स के बारे में डीप नॉलेज देती हैं, जिनकी वजह से एथलीट्स को इंजरी होने का रिस्क बढ़ सकता है। जब बायोमैकेनिकल इम्बैलेंसेस, मसल वीकनेसेस या फॉल्टी मूवमेंट पैटर्न्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो कोचेस और स्पोर्ट्स मेडिसिन प्रोफेशनल्स टारगेटेड इंटरवेंशंस अप्लाई कर सकते हैं, जैसे करेक्टिव एक्सरसाइजेस या टेक्निक मॉडिफिकेशंस। इससे ट्रेनिंग और कंपटीशन के दौरान इंजरी का रिस्क काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है। 4, रिहैबिलिटेशन। अगर एथलीट को इंजरी हो जाती है, तो किनेशियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को गाइड करती है।
ये एथलीट्स को फिर से फंक्शन, मोबिलिटी और स्ट्रेंथ रिगेन करने में मदद करती हैं। जब स्पोर्ट्स स्पेसिफिक मूवमेंट्स की बायोमैकेनिकल डिमांड्स को समझा जाता है, तो फिजिकल थेरेपिस्ट और एथलेटिक ट्रेनर्स पर्सोनलाइज्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स डिजाइन कर पाते हैं। ये प्रोग्राम्स बायोमैकेनिकल डेफिशिएंसीज को एड्रेस करते हैं, टिश्यू हीलिंग को प्रमोट करते हैं और एथलीट की ग्राउंड पर सेफ रिटर्न सुनिश्चित करते हैं। 5. इक्विपमेंट डिजाइन। बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और गियर के डिजाइन और इवैल्यूएशन में भी इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। इसका मकसद होता है एथलीट्स के लिए ऑप्टिमल परफॉर्मेंस, कंफर्ट और सेफ्टी इंश्योर करना। जब यह स्टडी किया जाता है कि मूवमेंट के दौरान इक्विपमेंट बॉडी के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, तब मैन्युफैक्चरर्स ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप कर पाते हैं जो बायोमैकेनिकल एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, इंजरी रिस्क कम करते हैं और ओवरऑल एथलेटिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। 6. स्किल एक्विजिशन। किनेशियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स स्किल एक्विजिशन और मोटर लर्निंग में भी बेहद क्रूशल होती है। कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स को जब छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक किया जाता है और स्किल एग्जीक्यूशन के पीछे के बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स को समझा जाता है, तब कोचेस और एजुकेटर्स स्किल लर्निंग प्रोसेस को आसान बना पाते हैं। इससे एथलीट स्किल्स को जल्दी सीखते हैं और उन्हें ज्यादा इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाते हैं। 7. परफॉर्मेंस एनालिसिस। बायोमैकेनिकल एनालिसिस कोचेस और एथलीट्स को परफॉर्मेंस को ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करने में मदद करता है। इससे प्लेयर्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई होती है और टाइम के साथ प्रोग्रेस ट्रैक किया जा सकता है। 3D मोशन कैप्चर और वेरिएबल सेंसर्स जैसी मोशन एनालिसिस टेक्नोलॉजीज का यूज करके कोचेस बायोमैकेनिकल पैरामीटर्स को क्वांटिफाई कर सकते हैं और एथलीट्स को टारगेटेड फीडबैक दे सकते हैं, जिससे टेक्निक और परफॉर्मेंस दोनों ऑप्टिमाइज हो सकें। इस यूनिट की हमारी दूसरी सब यूनिट है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमैकेनिक्स, यानी जैवयांत्रिकी के सिद्धांत। बायोमैकेनिक्स को ट्रेडिशनली 2 मेन एरियाज में डिवाइड किया जाता है, किनेमैटिक्स और किनेटिक्स। किनेमैटिक्स मैकेनिक्स की वह ब्रांच है जो ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डिस्क्राइब करती है। इसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जैसी चीजों का स्टडी किया जाता है। दूसरी तरफ किनेटिक्स मैकेनिक्स की वह ब्रांच है जो मोशन के कॉजेस को स्टडी करती है। इसमें किसी मोशन के दौरान लगने वाले किसी भी तरह के फोर्स, ग्रेविटी, फ्रिक्शन एटसेट्रा को स्टडी किया जाता है। बायोमैकेनिक्स को डिस्क्राइब करते समय हमें स्केलेटल, मस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को भी कंसिडर करना होता है। इसलिए स्पोर्ट और एक्सरसाइज में बायोमैकेनिक्स की रोल को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बायोमैकेनिकल टर्म्स और प्रिंसिपल्स को जानना बहुत जरूरी है। अब आगे हम उन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे जो एक बायोमैकेनिकल स्टडी के दौरान इन्वॉल्व होते हैं। इसमें पहला प्रिंसिपल है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बायोमैकेनिक्स में मोशन को समझने के लिए न्यूटन द्वारा बताए गए 3 लॉज ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये लॉज इस प्रकार हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज लॉ ऑफ इनर्शिया। यह लॉ कहता है कि कोई भी बॉडी जो रेस्ट में है या स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, वह उसी स्टेट में बनी रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न की जाए। यानी किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए या उसकी एग्जिस्टिंग मोशन को चेंज करने के लिए फोर्स अप्लाई करना जरूरी होता है। किसी बॉडी की यह टेंडेंसी कि वह अपनी प्रेजेंट स्टेट ऑफ मोशन को बनाए रखे या चेंज का अपोज करे, उसे इनर्शिया कहते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज लॉ ऑफ मोमेंटम। यह लॉ कहता है कि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन उस पर लगने वाली नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और बॉडी के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसे आसान शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं, जितनी ज्यादा फोर्स ऑब्जेक्ट पर अप्लाई की जाएगी, उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज लॉ ऑफ रिएक्शन और काउंटर फोर्स। यह लॉ कहता है कि जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर कोई फोर्स F1 अप्लाई करती है, तो दूसरी बॉडी भी उसी समय पहली बॉडी पर फोर्स F2 अप्लाई करती है। यहाँ F1 और F2 मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। इसे ऐसे भी कहा जाता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये लॉज ऑफ मोशन स्पोर्ट्स मूवमेंट्स को साइंटिफिकली समझने की फाउंडेशन तैयार करते हैं, जो बायोमैकेनिक्स के स्टडी में बहुत हेल्पफुल होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमैकेनिक्स की लिस्ट में अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब किसी बॉडी पर एक्ट करने वाले सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 हो जाता है, तब बॉडी को इक्विलिब्रियम की स्टेट में कहा जाता है। या फिर जब बॉडी के सभी पार्ट्स रेस्ट में हो या सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हों, तब भी बॉडी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होती है। इक्विलिब्रियम के 2 मेन टाइप्स होते हैं, 1 स्टैटिक इक्विलिब्रियम और 2 डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब किसी बॉडी पर एक्ट करने वाले सभी फोर्सेस का सम 0 हो और बॉडी स्टैटिक पोजीशन में बनी रहे, तब उसे स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं।
जब कोई बॉडी कांस्टेंट लिनियर वेलोसिटी से मूव कर रही हो और उस पर एक्ट करने वाले सभी फोर्सेस और सभी टॉर्क्स का सम 0 हो, तब उस कंडीशन को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। सरल शब्दों में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में बॉडी रेस्ट में होती है, जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम में बॉडी मूव कर रही होती है लेकिन उसकी स्पीड और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही होती। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फोर्स। फोर्स को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंस जो किसी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दे या फिर बॉडी के साइज, शेप, मोशन और डायरेक्शन में बदलाव ले आए। फोर्स के इफेक्ट्स को इस तरह समझा जा सकता है। 1. फोर्स मोशन को प्रोड्यूस कर सकती है, मोशन को स्टॉप कर सकती है या मोशन को इंक्रीज कर सकती है। 2. यह स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है या मोशन की डायरेक्शन चेंज कर सकती है। और 3. फोर्स पुश या पुल के रूप में एक्ट कर सकती है जिससे मोशन कॉज हो या फिर फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर दें जिससे बॉडी स्टेशनरी बनी रहे। बायोमैकेनिक्स में फोर्स को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हर मूवमेंट किसी न किसी फोर्स की वजह से ही पॉसिबल होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्पिन। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जब भी किसी बॉडी पर ऑफ सेंट्रिक फोर्स अप्लाई की जाती है तो वह बॉडी अपने एक्सिस के अराउंड मूव करने लगती है, जिसे स्पिन कहा जाता है। या इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी बॉडी में स्पिन जनरेट करने के लिए उस पर ऑफ सेंट्रिक फोर्स अप्लाई करना जरूरी होता है। स्पिन के 4 मेन टाइप्स होते हैं। 1. टॉप स्पिन, जब ऑफ सेंट्रिक फोर्स सेंटर के ऊपर अप्लाई की जाती है। ऐसी सिचुएशन में बॉल बाउंस होने के बाद नीचे रहती है और तेजी से आगे मूव करती है। 2. बैक स्पिन, जब ऑफ सेंट्रिक फोर्स सेंटर के नीचे अप्लाई की जाती है। ऐसी सिचुएशन में बॉल बाउंस होने के बाद स्लो हो जाती है। 3. राइट स्पिन, जब ऑफ सेंट्रिक फोर्स सेंटर के राइट साइड अप्लाई की जाती है। ऐसी सिचुएशन में बॉल बाउंस होने के बाद राइट में टर्न हो जाती है। 4. लेफ्ट स्पिन, जब ऑफ सेंट्रिक फोर्स सेंटर के लेफ्ट साइड अप्लाई की जाती है। ऐसी सिचुएशन में बॉल बाउंस होने के बाद लेफ्ट में टर्न हो जाती है। स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट, टेनिस और टेबल टेनिस में स्पिन का यूज परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इनिशियल फोर्स। यह प्रिंसिपल बताता है कि फोर्स टाइम कर्व के नीचे का एरिया जितना बड़ा होगा, परफॉर्मेंस उतनी ही बेहतर होगी। थ्रोइंग, स्ट्राइकिंग और जंपिंग जैसी मूवमेंट्स में एडवांटेज लेने के लिए पहले एक विड्रॉल एक्शन किया जाता है और उसके बाद एक तेज ब्रेकिंग थ्रस्ट लगाया जाता है। जब यह एक्शन स्ट्रेचिंग मूवमेंट के साथ एक ऑप्टिमम रेशियो में होता है तो परफॉर्मेंस और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। इस प्रोसेस से मूवमेंट में एक्स्ट्रा फोर्स ऐड होती है जिसे इनिशियल फोर्स कहा जाता है। आसान शब्दों में, मूवमेंट से पहले किया गया सही प्री स्ट्रेच या प्री एक्शन फाइनल मूवमेंट को ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव बना देता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम पाथ ऑफ एक्सेलरेशन। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कुछ स्पोर्ट्स में एथलीट्स या तो किसी ऑब्जेक्ट को हवा में थ्रो करते हैं ताकि वह ऑब्जेक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे, जैसे जैवलिन थ्रो, या फिर वह एथलीट खुद को हवा में प्रोजेक्ट करता है ताकि वह मैक्सिमम डिस्टेंस या हाइट अचीव करे, जैसे लॉन्ग जंप या हाई जंप। इन सभी इवेंट्स में थ्रो से पहले एथलीट कुछ दूरी तक दौड़ता है। एथलीट की यह दौड़ मोमेंटम जनरेट करती है जिसे वह उस बॉडी में ट्रांसफर कर देता है जिसे हवा में प्रोजेक्ट करना होता है। इस मैक्सिमम मोमेंटम या कहे एक्सेलरेशन को जनरेट करने के लिए एथलीट जितना डिस्टेंस कवर करता है उसे ही ऑप्टिमम पाथ ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं। एथलीट द्वारा प्रोजेक्शन से पहले कवर की गई डिस्टेंस पर्सन टू पर्सन काफी डिफर करती है। हर इंडिविजुअल अलग लेवल पर अपना मैक्सिमम मोमेंटम गेन करता है, इसलिए ऑप्टिमम पाथ ऑफ एक्सेलरेशन हर एथलीट के लिए अलग होता है और इसी वजह से टेक्निक को इंडिविजुअलाइज करना बहुत जरूरी होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोमैकेनिक्स की लिस्ट में हमारा लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रोटेटरी मूवमेंट के दौरान सिर्फ रेडियस ऑफ जायरेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करके फोर्स या वेलोसिटी को कंजर्व किया जा सकता है। एग्जाम्पल, जिम्नास्टिक्स में जायंट सर्कल के दौरान जिम्नास्ट अपवर्ड मूवमेंट में अपने आर्म्स को फ्लेक्स करके रेडियस ऑफ मूवमेंट को रिड्यूस करता है। इससे रोटेशन फास्ट हो जाती है। जब जिम्नास्ट नीचे की ओर आता है तब वह पूरे बॉडी को एक्सटेंड कर देता है जिससे रेडियस ऑफ मूवमेंट बढ़ जाता है और हाईएस्ट मोमेंटम गेन होता है। इसी प्रिंसिपल की मदद से जिम्नास्ट अपनी मूवमेंट की स्पीड और मोमेंटम को कंट्रोल करता है, जो बायोमैकेनिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इस यूनिट की हमारी तीसरी सब यूनिट है किनेटिक्स एंड किनेमैटिक्स इन स्पोर्ट्स, यानी खेलों में गतिकी और गतिविज्ञान। किनेटिक्स और किनेमैटिक्स स्पोर्ट्स में ह्यूमन मूवमेंट को एनालाइज और अंडरस्टैंड करने के लिए यूज किए जाने वाले दो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं।
ये एथलेटिक परफॉर्मेंस के दौरान इन्वॉल्व फोर्सेस और मोशन के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आइए दोनों कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझते हैं। तो पहले किनेटिक्स से शुरू करते हैं। किनेटिक्स का मतलब है बॉडी पर एक्ट करने वाली फोर्सेस और उन फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस होने वाली मोशन की स्टडी। बेसिकली किनेटिक्स मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जो मोशन के कॉजेस को स्टडी करती है। ये कॉज किसी भी तरह का फोर्स हो सकता है, जैसे मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एटसेट्रा। स्पोर्ट्स में किनेटिक्स के थ्रू यह एनालाइज किया जाता है कि एथलीट पर कौन कौन सी एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और ये फोर्सेस उसकी मूवमेंट और परफॉर्मेंस को कैसे अफेक्ट करती हैं। किनेटिक एनालिसिस हमें डिफरेंट मूवमेंट्स के दौरान फोर्सेस की मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और एप्लीकेशन के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है। अब हम स्पोर्ट्स में किनेटिक एनालिसिस के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक, बास्केटबॉल प्लेयर के जंप शॉट के दौरान एक्सर्ट होने वाली फोर्सेस का स्टडी करना ताकि जनरेट होने वाली पावर और शूटिंग मैकेनिक्स को समझा जा सके। 2, स्प्रिंटर के हर स्ट्राइड के दौरान ग्राउंड से मिलने वाली ग्राउंड रिएक्शन फोर्सेस का एनालिसिस करना जिससे रनिंग टेक्निक और एफिशिएंसी को असेस किया जा सके। 3, टेनिस प्लेयर के सर्व में इन्वॉल्व फोर्सेस का एग्जामिनेशन करना ताकि पावर और एक्यूरेसी को ऑप्टिमाइज किया जा सके। इस तरह किनेटिक्स स्पोर्ट्स मूवमेंट्स के पीछे काम करने वाली फोर्सेस को समझने में हेल्प करती है, जो बेटर परफॉर्मेंस और इंजरी प्रिवेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किनेमैटिक्स को समझते हैं। दूसरी तरफ किनेमैटिक्स भी मैकेनिक्स की एक ब्रांच है जो मोशन की डिस्क्राइब करने की स्टडी है। इसमें बॉडी के सेगमेंट्स या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का स्टडी किया जाता है। किनेमैटिक एनालिसिस स्पोर्ट्स मूवमेंट से रिलेटेड टाइमिंग, स्पीड, रेंज ऑफ मोशन और जॉइंट एंगल्स के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब हम स्पोर्ट्स में किनेमैटिक एनालिसिस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। 1, गोल्फर के स्विंग पाथ और क्लब स्पीड का एनालिसिस करना ताकि स्विंग की टेक्निक और एफिशिएंसी असेस की जा सके। 2, जिम्नास्ट की रूटीन के दौरान जॉइंट एंगल्स और लिम्ब पोजीशंस का स्टडी करना जिससे मूवमेंट्स की प्रिसिशन और एग्जीक्यूशन इवैल्यूएट हो सके। 3, जैवलिन थ्रोअर के आर्म और बॉडी मोशन का एग्जामिनेशन करना ताकि ऑप्टिमल रिलीज एंगल और थ्रोइंग टेक्निक को समझा जा सके। बायोमैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किनेटिक्स और किनेमैटिक्स दोनों ही एथलेटिक परफॉर्मेंस को समझने और इम्प्रूव करने के लिए एसेंशियल हैं। जब इन दोनों डिसिप्लिन्स की इंफॉर्मेशन को कॉम्बाइन किया जाता है, तब कोचेस, ट्रेनर्स और स्पोर्ट्स साइंटिस्ट्स को एथलीट के मूवमेंट पैटर्न्स की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिलती है। इससे एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट आइडेंटिफाई करना, ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज ऑप्टिमाइज करना और परफॉर्मेंस एनहांस करने के साथ साथ इंजरी रिस्क को रिड्यूस करना पॉसिबल हो जाता है। इस यूनिट की हमारी 4th सब यूनिट है टाइप्स ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, सुपिनेशन, प्रोनेशन। यानी शरीर की गतियों के प्रकार फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, सुपिनेशन और प्रोनेशन। 6 तरह की फंडामेंटल मूवमेंट्स होती है। पहली है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन वह मूवमेंट है जिसमें 2 बोन्स के बीच का एंगल डिक्रीज होता है। दूसरा एक्सटेंशन, यह फ्लेक्शन का बिल्कुल उल्टा है, इसमें बोन्स के बीच का एंगल इंक्रीज होता है। तीसरा है एबडक्शन, इसमें कोई बॉडी पार्ट बॉडी की मिडलाइन से दूर जाता है। और एडक्शन एबडक्शन का उल्टा है, मतलब बॉडी पार्ट बॉडी की मिडलाइन के नज़दीक आता है। नेक्स्ट रोटेशन है, इसमें एक बॉडी पार्ट दूसरे पर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और लास्ट है सर्कमडक्शन, यह पहले बताई हुई सभी मूवमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, मतलब सर्कमडक्शन में सारी मूवमेंट इन्वॉल्व होती है जो भी पहले बताई है। अब हम इन मूवमेंट्स के एग्जाम्पल को देखते हैं। फ्लेक्शन तब होता है जब पैर मुड़कर ऊपर आ रहा है और वापस जाने पर यह एक्सटेंशन मूवमेंट को दिखाता है। हमारी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में एक लाइन जाती है जिसे मिड लाइन कहते हैं। अबडक्शन में हाथ मिड लाइन से दूर जाते हैं, जबकि एडक्शन में यह वापस मिड लाइन के पास आते हैं। यह नेक रोटेशन की मूवमेंट है, इसमें एक बॉडी पार्ट दूसरे पर घूमता है, मतलब टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और यह सर्कमडक्शन है, इसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन सभी होती है, इसलिए इसे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स भी कहते हैं। अब हम दोबारा साइनोवियल जॉइंट्स पर आते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स के सभी सबटाइप्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिंज जॉइंट। यह जॉइंट बिल्कुल दरवाजे में लगने वाले हिंज की तरह होता है, जिसे हम कब्जे भी कहते हैं। और जिस तरह दरवाजे में सिर्फ 2 मूवमेंट होती है, उसी तरह इस जॉइंट में भी सिर्फ 2 मूवमेंट होती है, जिसे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कहते हैं।
इन दो मूवमेंट्स के अलावा अगर हम कोई और मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं तो उसमें जॉइंट्स को नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। स्ट्रक्चर वाइज इस जॉइंट में दो बोन्स होती है। इसमें एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर होती है और दूसरी बोन में सॉकेट बना होता है जो आपस में जुड़ जाते हैं। यह एक ऐसा जॉइंट है जिसमें सभी फंडामेंटल मूवमेंट्स पॉसिबल होती है। हमारी बॉडी में शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट बॉल एंड सॉकेट टाइप के जॉइंट हैं। नेक्स्ट है पाइवोट जॉइंट। स्ट्रक्चर वाइज इसमें एक बॉडी पार्ट वर्टिकल एक्सिस पर होता है और दूसरा उसके ऊपर मूवमेंट करता है। पाइवोट जॉइंट में भी सारी फंडामेंटल मूवमेंट्स पॉसिबल होती है। यह जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से बस स्ट्रक्चरली ही अलग होता है, वरना दोनों में सारी मूवमेंट हो सकती है। यह हमारी नेक जॉइंट में होता है। इसके बाद है सैडल जॉइंट। सैडल शब्द घोड़े की सीट से आया है। इस जॉइंट की स्ट्रक्चर घोड़े की सीट की तरह होती है। इस तरह के जॉइंट में रोटेशन को छोड़कर सभी फंडामेंटल मूवमेंट्स पॉसिबल होती है। इस तरह की स्ट्रक्चर हमारे हाथ के मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस के बीच में मिलती है। नेक्स्ट है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। इसकी स्ट्रक्चर काफी कुछ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें सैडल जॉइंट की तरह रोटेशन को छोड़कर सभी फंडामेंटल मूवमेंट्स पॉसिबल होती है। इस तरह की स्ट्रक्चर हमारे हाथ के रिस्ट जॉइंट में और पैर के एंकल जॉइंट में पाई जाती है। लास्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट। इसमें बहुत ही स्लाइट मूवमेंट होती है। इस तरह की स्ट्रक्चर हमारी रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। अभी तक हमने जितनी मूवमेंट्स की बात की वह हमारी फंडामेंटल मूवमेंट्स की लिस्ट में आती है। इनके अलावा हमें दो और मूवमेंट्स को समझना है जो कि एक तरह की डिराइव्ड मूवमेंट्स है। ये दो मूवमेंट्स है सुपिनेशन और प्रोनेशन। पहले सुपिनेशन को समझते हैं। सुपिनेशन लोअर आर्म के रेडियोल्नार जॉइंट पर परफॉर्म होती है। इसमें रिस्ट या हैंड को एल्बो से लेटरली रोटेट किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में जब हमारी पाम ऊपर की तरफ होती है तो उसे सुपिनेशन कहते हैं। Our last movement is pronation. प्रोनेशन में रिस्ट या हैंड को एल्बो से मीडियली रोटेट किया जाता है, या आसान शब्दों में कहें तो जब हमारी पाम नीचे की तरफ होती है तो उसे प्रोनेशन कहते हैं। ये सभी बॉडी मूवमेंट्स किनेशियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स का बेस है और स्पोर्ट्स स्किल्स, एक्सरसाइज और डेली एक्टिविटीज को समझने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। इस यूनिट की हमारी लास्ट सब यूनिट है एक्सिस एंड प्लेन्स कंसेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन इन बॉडी मूवमेंट्स, यानी अक्ष और तल, अवधारणा और शरीर की गतियों में इसका अनुप्रयोग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन एंड एक्सिस। प्लेन और एक्सिस दो ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि किसी भी मूवमेंट में अपना रोल प्ले करते हैं। इनके बिना मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती है। इनमें सबसे पहले है प्लेन। प्लेन एक इमेजरी सरफेस है जो हमारी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है। प्लेन वह कंपोनेंट है जिसके अंदर मूवमेंट होती है। और दूसरा है एक्सिस। एक्सिस एक इमेजरी लाइन है जो प्लेन के बीच में से निकलती है। एक्सिस वह कंपोनेंट है जिसके आसपास मूवमेंट होती है। इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि किसी मूवमेंट में प्लेन कैसे काम करता है। यहाँ पर ग्रीन लेयर उस इमेजरी सरफेस की बात करती है जिसे प्लेन कहते हैं। किसी भी मूवमेंट में प्लेन इस तरह से फिट हो जाता है और एक्सिस जो कि एक इमेजरी लाइन है प्लेन के बीचों बीच होती है जिसके अराउंड प्लेन मूवमेंट करता है। क्योंकि प्लेन एक ऐसा इमेजरी सरफेस है जो हमारी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, लेकिन हमारी बॉडी को तीन तरह से डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला, बॉडी को फ्रंट और बैक पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। इस तरह के प्लेन को फ्रंटल या कॉर्नल प्लेन कहते हैं। दूसरा, हम बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा प्लेन जो बॉडी को लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है सैजिटल प्लेन कहलाता है। और लास्ट, हम बॉडी को अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह के प्लेन को ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। इस तरह से हमारे तीन तरह के प्लेन हो जाते हैं। पहला है फ्रंटल प्लेन जो बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर मतलब फ्रंट और बैक में डिवाइड करता है। दूसरा है सैजिटल जो बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है। और लास्ट है हॉरिजॉन्टल
जो बॉडी को अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड करता है। 3 प्लेन के बेसिस पर एक्सिस भी 3 तरह के हो जाते हैं। जहां फ्रंटल प्लेन होता है वहां सैजिटल एक्सिस होता है। यह एक्सिस फ्रंट से बैक की तरफ जाता है। इसे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस भी कहते हैं। सैजिटल प्लेन के बीच से गुजरने वाले एक्सिस को लेटरल एक्सिस कहते हैं। इसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं। यह एक्सिस हमारे एक साइड से दूसरे साइड तक जाता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ वाले एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। यह एक्सिस हमारे टॉप से बॉटम की तरफ जाता है। इस तरह के एक्सिस को लॉन्गिट्यूडनल या पोलर एक्सिस भी कहते हैं। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। और लास्ट में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।